ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, पॉइंट्स आज की वजह देखना है कि कैसी बनती है। तो पॉजिटिव साइड मतलब राइट साइड को पॉजिटिव मान लो और लेफ़्ट साइड को नेगेटिव। मतलब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ़्ट में है तो उसको नेगेटिव यानी कि एक्स एक्सिस के नीचे डिनोट करेंगे, उस तरह से बनाना है ग्राफ। सिर्फ एक पॉइंट चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है क्यू, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी, बिल्कुल क्लोज में इसके जब आर ज़ीरो के अप्रॉक्स है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन्फिनिट हो जाएगी और राइट साइड में राइट रहेगी यानी कि पॉजिटिव इन्फिनिटी। ऐसे ही धीरे धीरे करते करते ज़ीरो हो जाएगी जब डिस्टेंस बढ़ रहा है क्यू से, इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो। वैसे ही ग्राफ यहाँ पे आ गया बस नेगेटिव, क्योंकि लेफ़्ट में लेफ्ट वर्ड है, लेफ़्ट को नेगेटिव। इन दोनों के बीच में भाई इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं ना कहीं ज़ीरो होगी। 4Q की वजह से बीच में राइट में है, Q की वजह से लेफ़्ट में है। अच्छा 4Q बड़ा है ना Q से, तो 4Q से दूर और Q से पास ऐसा पॉइंट होगा जो इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होगी, क्योंकि K4Q अपॉन R1 स्क्वायर बराबर KQ अपॉन R2 स्क्वायर। तो इससे ही पता चल गया कि R1 R2 से बड़ा होना चाहिए। तो ये हो गया। और राइट साइड में तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा राइट में ही रहेगी, इसके और इसके दोनों की वजह से। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी आ गई फिर से, ठीक है। एकदम क्यू के क्लोज है तो इन्फिनिट हो गया ना इलेक्ट्रिक फील्ड, इसकी वजह से इन्फिनिट आ जाएगी, इसकी वजह से कुछ फिनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इन्फिनिट प्लस फिनिट फिनिट, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पर कि इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इन्फिनिट रहेगी और लेफ़्ट साइड में रहेगी इन दोनों का नेट रिजल्टेंट। नेक्स्ट ये देख लेते हैं, इसमें वही सीन कि दोनों पॉजिटिव है तो ऐसा सा ग्राफ बना। एक सेकेंड, इसमें देखो गलत हो गया है तो भाई ऐसा बनना चाहिए ना। हाँ अब ठीक है। तो यहाँ भी वही सीन, बस बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं ज़ीरो नहीं हो रही है। अरे क्या कर रहा हूँ मैं, एक सेकंड रुक जाओ। सॉरी ये क्यू नहीं, यहाँ पर माइनस क्यू देना था। मैं सोच रहा ग्राफ कुछ और ही बनाया, क्यू माइनस, यहाँ माइनस क्यू, ठीक है। अब पता है बीच में तो कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होगी नहीं, क्योंकि क्यू की वजह से राइट में तो माइनस क्यू की वजह से भी राइट में, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड बीच में तो पॉजिटिव आएगी। यहाँ इन्फिनिट, यहाँ पर भी इन्फिनिट, बीच में कहीं मिनिमम वैल्यू आएगी, तो ये इन दोनों के बीच में आ जाएगा क्योंकि सिमेट्री है, मैग्नीट्यूड सेम है चार्ज का, है ना। बाकी ये तुम देख लेना। यहाँ पर क्या, यहाँ पर भी बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी तो पॉजिटिव ही राइट साइड में, पर इस बार 4Q से जो मिनिमम इलेक्ट्रिक फील्ड है ना वो 4Q से थोड़ा दूर और Q माइनस Q के थोड़ा पास आएगी। इसका रीज़न तुम सोचो पहले तो थोड़ा और ग्राफ बना लेते हैं। 4Q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, अब राइट वाले रीजन में देखते हैं। तो 4Q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर, राइट, और माइनस Q की वजह से लेफ्ट। तो मैं पूछ रहा हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं ज़ीरो हो सकती है कि राइट वाले रीजन में, तो आंसर है हाँ बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि मान लो यहाँ से R1 डिस्टेंस पर और यहाँ से R2 डिस्टेंस पर, हमने कहा K4Q अपॉन R1 स्क्वायर बराबर KQ अपॉन R2 स्क्वायर। तो क्या ये चीज़ बराबर हो सकती है? तो यहाँ से अगर बराबर भी हुआ ना तो R1 अपॉन R2 के स्क्वायर को 4 होना पड़ेगा, यानी कि R1 को R2 से बड़ा होना पड़ेगा, जो कि दिख भी रहा है कि है, मैग्नीट्यूड में बड़ा है। तो हाँ यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो हो सकती है। माइनस Q के बिल्कुल पास में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगी, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल इन्फिनिटी आ जाएगा ना, क्योंकि KQ अपॉन R स्क्वायर हो जाएगा इन्फिनिट। अच्छा माइनस इन्फिनिट आएगा। भाई एक बात बताओ, ये इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ़्ट साइड में होगी, ठीक है, और इसके बिल्कुल पास तो यही इसका ही इलेक्ट्रिक फील्ड डोमिनेट करेगा ना, इसलिए कह रहा हूँ कि माइनस इन्फिनिटी और यहाँ पर कहीं ज़ीरो हो जाएगा, फिर ऐसा जाएगा, समझ रहे हो।
क्योंकि जब आर इन्फिनिटी को जा रहा है तब तो ऐसे भी इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो ही जा रही है। अच्छा, इसके बिल्कुल पास इसका इलेक्ट्रिक फील्ड डोमिनेट करेगा ना, तो पॉजिटिव इन्फिनिटी। नहीं 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 नहीं, 4Q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो लेफ्ट में ही है, तो लेफ्ट को तो हम नेगेटिव लेते हैं ना। अच्छा, लेफ्ट में कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो हो सकती है कि नहीं हो सकती? कि मान लो ये R1 है, ये R2 है, तो फिर वही चीज़ R1 को बड़ा होना पड़ेगा R2 से, पर R1 R2 से बड़ा नहीं है। तो इस केस में हम कहेंगे कि सिर्फ ऐसा ग्राफ बनेगा, 4Q भी बिल्कुल पास इन्फिनिट, और किधर की तरफ? लेफ्ट की तरफ, क्योंकि इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा और ऊपर से लेफ्ट में है, तो दोनों का ऐड करके लेफ्ट में ही आएगा ना। ठीक है, ये हो गया हमारा, ये तो हो गए ग्राफ्स इसके इतने ट्रिपल। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग है जिसका चार्ज Q है, और ये अपने पोजीशन पर फिक्स्ड है। ठीक है, ये जो रिंग है ना, ये फिक्स्ड है इस पॉइंट के ऊपर, ये हिल नहीं रही। -Q, M। अच्छा, यहाँ देखो, Q पॉजिटिव है तो -Q नेगेटिव, यानी कि नेगेटिव चार्ज को सेंटर पे रख दिया, और कहा गया है कि स्लाइटली डिस्प्लेस्ड अलोंग द एक्सिस शोन, इस एक्सिस पर -Q को थोड़ा सा डिस्प्लेस करा गया। तो ऑब्वियस ही बात है कि -Q को आगे डिस्प्लेस करोगे तो फोर्स पीछे लगेगा। भाई, इस रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड राइट साइड में राइट में है, लेफ्ट साइड में लेफ्ट, तो -Q तो नेगेटिव चार्ज है, तो उस पर उल्टा फोर्स लगेगा। तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में, यानी कि ऑसिलेट करेगा जब भी हम हल्का सा डिस्प्लेस करके छोड़ेंगे। तो थोड़ा सा ही डिस्प्लेस करना है, तो उस स्मॉल ऑसिलेशंस का टाइम पीरियड निकालना है। तो हमने कहा कि फोर्स इस पर क्या लगेगा, यहाँ स्मॉल Q देना ज़रूरी है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू चार्ज ही तो होता है ना फोर्स। स्मॉल Q पर जो फोर्स लग रहा है वो इतना आ गया। यहाँ पे फिर वही काम करा कि x इज़ मच लेस देन r, तो x अपॉन r ऑलमोस्ट ज़ीरो हो जाएगा। फिर ये ऑलमोस्ट SHM टाइप आ गया भाई, फोर्स वेक्टर क्या गया, -K/r³x। तो SHM में भी तो ये होता ना कि फोर्स वेक्टर क्या होता था, -CX टाइप, तो इसको हम लिखते थे -m⍵²x। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो KQ/r³ है, ये हो गया स्मॉल चार्ज जो ऑसिलेट कर रहा है उसका मास टाइम्स ω², यानी कि फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन का स्क्वायर। तो टाइम पीरियड क्या आ जाएगा, 2π/ω, यहाँ से निकाल लेना। ठीक है, अच्छा ठीक है। नेक्स्ट है कि वही इक्विलेटरल ट्रायंगल वाला सवाल कि सेंट्रॉइड से परपेंडिकुलर एक्सिस खींच दी, वहाँ पे x डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड, तुम्हें x बताना है सच दैट इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम है। तो हमेशा ऐसे सिस्टम को एक सर्कल बनाकर ट्रीट करना चाहिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर हेक्सागोन ही होता तो तुम क्या करते, इसको एज ए सर्कल देखते। ठीक है, तो वही मैंने यहाँ पर करा। सबसे पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड एज ए फंक्शन ऑफ x क्या आ गई, KQ टोटल x/L³। अब इस पे सर्कल बना दिया। L क्या होता है, इस पॉइंट चार्ज को, है ना, किसी भी एक को यहाँ से ज्वाइन करने वाली, जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है उससे ज्वाइन करने वाली लाइन को L बोलते हैं हमारे फॉर्मूले में, जैसे हमने डिराइव करा। R किसे बोलते हैं, इसको जो लेकर एक सर्कल बनाओगे उसका रेडियस, जैसे कि यहाँ पर R के आगे दिख रहा है। अब एज ए सर्कल ट्रीट करते तो रिंग की वजह से हमारा ऐसा ग्राफ आता है ना, तो मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे आती है, r/√2 पर, x बराबर r/√2। अब r को तुम क्या कर लोगे a के टर्म्स में, क्योंकि a गिवन है ना, साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो r को ट्रिग्नोमेट्री लगाकर ये 30 डिग्रीज का एंगल हो गया, तो इससे तुम निकाल सकते हो a/√3। तो x इक्वल टू a/√6 पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम आएगी। ओके, मैग्नीट्यूड वाइज तो x बराबर ± a/√6 पर, है ना, मैग्नीट्यूड तो मैक्सिमम दोनों पर ही आएगा ना भाई, मैग्नीट्यूड वाइज बात करें। अब ऐसे मैक्सिमम पूछा तो आंसर तो a/√6 ही लिखना चाहिए। और अगर दूसरा ऑप्शन भी एडवांस वगैरह तो ± a/√6 देख लेना, अगर होगा तो टिक कर देना।
सिंगल करेक्ट है तो एक्स इक्वल टू a/√6 लिखो है ना। अच्छा ठीक है, ये देख, ये एक ब्लॉक है जिसका चार्ज q है, मास m है, इसको अभी पकड़ के रखा है ऐसे, ठीक है, ऐसे पकड़ के रखा है, और नेचुरल लेंथ पोजीशन जो है ना स्प्रिंग की, वहाँ पर पकड़ के रखा है। तो नेचुरल लेंथ पोजीशन मतलब क्या, स्प्रिंग में कोई भी फोर्स नहीं है, स्प्रिंग कोई फोर्स नहीं लगा रहा है ना, अनटेंस्ड या फिर कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं हुआ, एक्सपेंड नहीं है, अपने नेचुरल लेंथ पर कोई स्प्रिंग फोर्स नहीं लगा रहा है। जो स्प्रिंग फोर्स हम लिखते हैं के एक्स माइनस के एक्स, जो इसमें एक्स होता है एक्चुअली डेल्टा एक्स, और वो होता है एक्स माइनस ज़ीरो, एक्स इक्वल टू ज़ीरो हम लेते हैं नेचुरल लेंथ पोजीशन को हमेशा। तो एनएलपी से ही सारा डिस्टेंस मेजर करे जाते हैं। अब राइट द इक्वेशन ऑफ एसएचएम कंसिडरिंग एनएलपी एज ओरिजिन। जैसे ही हमने इसको छोड़ा, ब्लॉक ऑसिलेट करेगा तो एसएचएम करेगा बेसिकली, तो उसका हमें बताना है कि क्या होगा, टाइम पीरियड नहीं, इक्वेशन लिखनी है। स्प्रिंग कांस्टेंट को सी मान लिया, के नहीं बोला क्योंकि के तो फिर यहाँ कूलम्स कांस्टेंट भी हो जाता है कभी कभी, तो कहीं कंफ्यूज ना हो जाए। अच्छा क्या होगा, जैसे ही हमने ब्लॉक को छोड़ा एनएलपी से, रुको, ये नीचे आएगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, ऐसे ही ऑसिलेट करता रहेगा। ये है x इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। कहीं बीच में मीन पोजीशन आएगी, उसको x0 बोल दो तो चलेगा, ठीक है। अच्छा मैक्सिमम क्या आएगा ये बताओ। दो तरीके हैं मैक्सिमम निकालने के, है ना, एम्पलीट्यूड कह लो। एम्पलीट्यूड तो वो ये वाला डिस्टेंस हो गया, मीन पोजीशन कितना डिस्प्लेस हुआ। हम यहाँ से एक्स मैक्स निकाल रहे हैं, कैसे निकालेंगे, वर्क एनर्जी थ्योरम। यहाँ स्पीड कितनी ज़ीरो, यहाँ स्पीड कितनी ज़ीरो, भाई मैक्सिमम जो इसके आगे अगर नहीं बढ़ रहा है तो स्पीड ज़ीरो ही हुई होगी ना, और इसके ऊपर भी नहीं जा रहे तो स्पीड ज़ीरो ही होगी। नॉन ज़ीरो रहती तब तो कहीं ना कहीं जाता ना। तो मैं कह रहा हूँ कि यहाँ से यहाँ तक में चेंज इन काइनेटिक एनर्जी तो ज़ीरो, बट डेल्टा के ही होता क्या, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस। दो फोर्स लग रहे हैं यहाँ पे, ग्रेविटी और इलेक्ट्रिक फोर्स। तो ग्रेविटी कैसे लगेगी, ग्रेविटी होगी तुम्हारी mg। अच्छा डिस्टेंस कितना कवर करा, इस टोटल डिस्टेंस को x मैक्स बोल दूँ तो mg x मैक्स प्लस QE x मैक्स, तो इसको तुम mg प्लस QE x मैक्स बोल सकते हो। ये मैक्सिमम है, एक सेकेंड, अरे स्प्रिंग फोर्स भी तो, स्प्रिंग फोर्स कैसे भूल गए तुम, तो डेल्टा के ही बराबर ज़ीरो, mg प्लस QE इंटू एक्स मैक्स। अच्छा स्प्रिंग फोर्स ऊपर लग रहा है ना, और मूवमेंट तो नीचे, तो वर्क डन तो नेगेटिव आएगा स्प्रिंग फोर्स का, तो उसको हम कैसे लिखेंगे। तो स्प्रिंग फोर्स का वर्क डन क्या होता है, माइनस के बाई टू एक्स एफ स्क्वायर माइनस एक्स आई स्क्वायर। तो इनिशियली तो एक्स इक्वल टू ज़ीरो ही था, और फाइनली एक्स मैक्स हो गया। अच्छा ये कहाँ से आया बोलोगे, तो स्प्रिंग फोर्स को लिखो माइनस के एक्स, उसका डी एक्स के साथ डॉट करो, और अच्छा माइनस के एक्स मत लिखो अभी, डॉट करोगे तब माइनस आएगा ना, क्योंकि मूवमेंट नीचे और स्प्रिंग फोर्स ऊपर, या फिर डॉट मत करो तो सीधा माइनस लगा दो, इंटीग्रेट करो फिर वहाँ से आ जाएगा। तो मैं कह रहा हूँ कि यहाँ से तुम्हारा एक्स मैक्स कितना हो गया, एक एक्स में, अच्छा देखो एक्स मैक्स ज़ीरो तो नहीं है, तो एक एक्स मैक्स को काट देते ना यहाँ से, ये स्क्वायर इससे कट जाएगा। ज़ीरो नहीं है तब काट रहे हैं, ज़ीरो रहते तो नहीं काटते ना, ज़ीरो नहीं मानकर काट रहे हैं। तो एक्स मैक्स तुम्हारा आ गया 2 टाइम्स, अच्छा ये माइनस के बाई टू मत लिखो, माइनस सी बाई टू लिखो, स्प्रिंग कांस्टेंट तो सी है ना, 2 टाइम्स QE mg प्लस QE अपॉन सी। ये तो हो गया कि भाई वर्क एनर्जी थ्योरम से निकाल दिया, ठीक है बढ़िया है,
क्या हम कोई और तरीके से ऑब्जर्व करके निकाल सकते? बिल्कुल। कैसे? एक बात बताओ, इक्विलिब्रियम पोजीशन से ये कितना ऊपर जाएगा? यहीं तक जा पाएगा ना भाई, जहाँ से छोड़ा था उसके ऊपर थोड़ी नहीं जाएगा एनर्जी कंजर्वेशन। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन से जितना ऊपर जाता है उतना ही तो नीचे जाता है ना। एसएचएम में क्या होता है, इक्विलिब्रियम पोजीशन जितना राइट गया उतना ही लेफ्ट गया। यहाँ पर भी वही हो रहा है ना। तो अगर ये डिस्टेंस x नॉट है तो इस डिस्टेंस को भी x नॉट होना पड़ेगा ना। तो अगर ये डिस्टेंस x नॉट है तो इस डिस्टेंस को भी x नॉट होना पड़ेगा। तो x मैक्स क्या आ गया तुम्हारा? x मैक्स आ गया 2x नॉट। अच्छा, ये तो वर्ग थ्योरम वाला हटा दो ऐसे। अब x नॉट कैसे, मीन पोजीशन कैसे निकालते हैं? नेट फोर्स ज़ीरो करके। भाई नेट फोर्स ज़ीरो अगर मैं करूँ तो नीचे की तरफ क्या लग रहा है? mg और QE, और ऊपर की तरफ क्या लग रहा था? एक बात बताओ, x इक्वल टू एक्स नॉट पर है ना, स्प्रिंग कितना एक्सटेंड हुई? एक्स नॉट। तो स्प्रिंग फोर्स कितना आएगा? c एक्स नॉट। तो यहाँ से एक्स नॉट क्या आ गया? mg प्लस QE अपॉन c। तो x मैक्स क्या आ गया? 2x नॉट। सिंपल। अच्छा, ये तो हो गया हमारा। अब इक्वेशन ऑफ एसएसएम लिखते हैं सबसे पहले। ये सब तो ऐसे एनालिसिस हो गया। तो मैंने कहा कि x बराबर a साइन ओमेगा टी प्लस फाई होता है। एक बात बताओ, ये हो गया तुम्हारा एम्पलीट्यूड और ये हो गया माइनस है, मतलब कि लेफ़्ट साइड का एम्पलीट्यूड, और ये हो गया इक्विलिब्रियम पोजीशन। अगर हमने यहाँ से छोड़ा है और हम अज्यूम कर रहे हैं कि, अच्छा एक और चीज़ है, जैसे डिस्टेंसेस तो हमारे कहाँ से मेज़र कर रहे हैं हम? NLP से। तो ये भी x जो लिखा ना मैंने, वो NLP से लिखा, ठीक है। अच्छा, फेज़र में जो एंगल होता है वो -π/2 होता है। अगर हमने यहाँ से छोड़ा तो ऊपर जाएंगे, ब्लॉक ऊपर जा रहा है तो हम मान लेते हैं कि हमारा जो फेज़र था वो लेफ़्ट में जा रहा है। अरे जैसे यहाँ पर देखो, ये फेज़र जो है भाई, ये ऐसा ऐसा घूम रहा है, ठीक है। तो हम क्या कहते हैं कि अगर हमारा पार्टिकल पॉइंट P पर है, मतलब ऐसा कन्वेंशन ले गया, तो फेज़र यहाँ पर हम मानते हैं। भाई जो फेज़र घूम रहा है इसकी शैडो जो y एक्सिस पर है वो भी तो SHM कर रही है ना, एग्जैक्टली इसके SHM के जैसा। तो हम कहते हैं कि अगर पॉइंट P से t इक्वल टू 0 पर पॉइंट P पर है तो हमारा ये जो फेज़र है ये -π/2 एंगल बना रहा होगा इससे। उसी तरह ऊपर है तो ऊपर से रिलीज़ करा गया तो फेज़र -π/2 बना रहा है, ऐसा मान सकते हैं। तो हमारा जो इक्वेशन आ जाना चाहिए x बराबर a साइन ओमेगा टी -π/2। अब ओमेगा कैसे निकालोगे बाद में देखते, पहले एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड तो निकाल ही दिया ना मैंने। एम्पलीट्यूड क्या होता है? इक्विलिब्रियम पोजीशन से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, ये नहीं कि यहाँ से मैक्सिमम। तो एम्पलीट्यूड तो तुम्हारा x नॉट ही आ रहा है, तो और x नॉट तो निकाल चुके हम, तो a बराबर x नॉट आ जाएगा। अच्छा, अब एक बात बताओ, तो इसको ना थोड़ा सा, मतलब तुम नोट करते रहना, ये तो मैं करूँगा ही। एक बात बताओ, एक बार चेक करते हैं कि यहाँ पर कुछ आएगा क्या x1 टाइप, देखते हैं। मैंने कहा कि t इक्वल टू 0 पर ये पूरी चीज़ -x नॉट हो जा रही है, पर अगर हम x को यहाँ से मेज़र कर रहे हैं तो t इक्वल टू 0 पर तो x इक्वल टू 0 आना चाहिए ना, यानी कि यहाँ पर एक प्लस x नॉट ज़रूर आ रहा होगा, तभी तो ये t इक्वल टू 0 पर पूरी चीज़ 0 होगी। तो इस तरह से हमने ये भी निकाल लिया कि SHM में शिफ्टेड मीन पोजीशन पे ये कांस्टेंट क्या आएगा, है ना। अब ओमेगा निकालते हैं। तो ओमेगा तो सिंपल है, नेट फोर्स लिखो, तो नीचे की तरफ को पॉजिटिव मान लो और इसको ये मान लो एफ नेट आ गया। तो उसमें भी तो ये होता है ना SHM में कि एफ नेट क्या आता है? एफ नॉट माइनस के एक्स, और ये जो के होता है वो क्या होता है? m ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ पर c भी क्या हो जाएगा? m ओमेगा स्क्वायर।
ये मास ऑफ दी ब्लॉक है और ओमेगा है फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशंस, और टाइम पीरियड हो गया 2π/ω। तो यहाँ से सब कुछ निकल जाएगा, है ना। तो एक फाइनल इक्वेशन ऑफ एसएचएम क्या आ जाएगी, x बराबर x0 था QE + mg/c, ये कॉमन ले लिया दोनों से x0, तो 1 + sin ωt-π/2। ओमेगा कितना आ रहा है, √c/m, राइट। तो ये आ गई तुम्हारी इक्वेशन ऑफ एसएचएम। लिख दिया सब, एक बार देख लो या और कुछ नहीं।